नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। हरियाणा सरकार और हिमाचल सरकार के बीच आज एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। दरअसल हरियाणा और हिमाचल सरकार के बीच आदि बद्री बांध निर्माण को लेकर एमओयू साइन हो गया है। एमओयू कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधन देते हुए कहा कि 1986 से 87 में सरस्वती नदी के लिए की गई मेरी यात्रा के चित्र मेरे मानस पटल पर आज फिर से जीवंत हो गए हैं। पौराणिक मान्यताओं के अलावा सैटेलाइट से भी सरस्वती नदी का प्रवाह पता चला है। हमारी सरकार ने मां सरस्वती को फिर से धरा पर लाने का सपना देखा है। उम्मीद है कि यह जल्द ही पूरा होगा। कालका से लेकर कलेसर तक के इलाके को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करेंगे। मां सरस्वती की धारा हमारे लिए श्रद्धा का विषय है। आज का ये अवसर वास्तव में एक ऐतिहासिक अवसर है। वो सारा घटनाक्रम यानी लगभग 35 वर्ष का घटनाक्रम जिससे मैं स्वयं जुड़ा हुआ हूँ, वो आज चित्र घूम रहा है। 1986-87 में मैं यमुनानगर में संघ का जिला प्रचारक था। उस समय जगाधरी जिला कहते थे हम, बाद में यमुना जिला बना। मान्यवर दर्शनाथ जी जैन से निरंतर भेंट होती थी, वो जगाधरी रहते थे। उनके मन में दो विषय, ऐसा जैसे जीवन का कोई लक्ष्य लेकर के चल रहे हों, इस प्रकार से दो विषयों को लेकर के वो चल रहे थे। एक उसमें सरस्वती शोध और दूसरा पानीपत के अंदर जो पानीपत की लड़ाइयाँ हुई, वहाँ पर शहीद योद्धा स्मारक, ऐसा करके एक बड़ा कोई प्रकल्प किया जाए। ऐसे दो विषय उनके जीवन के एक प्रकार से टारगेट लेकर के वो चल रहे थे। जब भी मिलते इन विषयों पर वो चर्चा करते। उसी दौरान डॉक्टर विष्णु वाकड़कर जी इतिहासकार हैं, वो इन चीज़ों पर बहुत कुछ शोध करते रहते थे। निकलने के बाद जो आसपास की नदियां हैं, सबसे पहले तो पास की यमुना है, फिर गंगा का भी स्रोत गंगोत्री है, इधर या सतलुज है, व्यास है, या फिर सिंधु नदी है पीछे से। तो ऐसा माना जाता था कि ये पानी सारा उन नदियों में जाकर के चला गया। और फिर मान्यता बनी कि सरस्वती लुप्त हो गई है, अंदर ही अंदर बह रही है। जो ये मान्यता कही जाती है प्रयागराज में कि त्रिवेणी वहाँ है, वहाँ भी गंगा यमुना और सरस्वती कहा जाता है। उस समय तो नहीं ध्यान में आता था, आज ध्यान में आता है, क्योंकि जब सरस्वती का पानी सब नदियों में चला गया तो कोई कहीं से भी उसकी कल्पना कर सकता है कि यहाँ भी सरस्वती निकल रही है, यहाँ भी निकल रही है, यहाँ भी निकल रही है। तो इसीलिए उसकी मान्यता ये बनी कि दोनों नदियां और उसके उनके अंदर सरस्वती का भी पानी है, तो सरस्वती का पानी नीचे से निकलता है। लोग दिखाते भी हैं दृश्य, इधर से यमुना आ रही है, इधर से गंगा आ रही है। जहाँ मिलती है वहाँ थोड़ा पानी का रंग, क्योंकि दो नदियों का पानी मिलेगा तो मिल करके रंग तीसरा कुछ और भी बनेगा, मिश्रण हो जाता उस पानी का। लेकिन साइंस के माध्यम से भी जब इसका चित्र लेने लगे सैटेलाइट से, तो सैटेलाइट तो हर चीज़ को खोज के ले आता है। अंडर करंट्स आज भी सरस्वती की इसी मार्ग पर हैं, जो मार्ग आज ये बताया जा रहा है कि आदि बद्री से लेकर के और कच्छ तक नीचे अंडर करंट है, और पानी बहता हुआ सैटेलाइट के माध्यम से दिखाया गया है। क्योंकि जो भूवैज्ञानिक होते हैं उनको सब पता होता है कि अंदर नीचे जमीन के अंदर क्या 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 प्रवाह है, कैसे है। कुल मिलाकर के ये मान्यता, और फिर इसके प्रति लोगों में जो श्रद्धा, आम समाज में मुस्तफाबाद नाम का एक कस्बा यमुनानगर में थाना छप्पर के पास है। तो मैं लगातार सब जगह जाता था, तो वहाँ मैं जब गया तो एक तालाब में, तालाब है कोई बहुत साफ नहीं था उस समय, वो वहाँ महिलाएं जाती हैं, साफ पानी नहीं भी है तो भी आचमन करती हैं। मैंने पूछा कि क्यों इस पवित्र, इसका भाव क्यों बना हुआ, इसके प्रति श्रद्धा क्यों है। कहने लगे इसका नाम सरस्वती तालाब है और ये सरस्वती नदी का हिस्सा है। दंतियों के माध्यम से पता लगा कि वास्तव में सरस्वती का यहाँ कुछ लेना देना है। अब क्या करें, कैसे करें, उसमें से विचार आया कि इसमें कोई ना कोई धारा, एक धारा प्रवाह पानी का बनना चाहिए। कैसे बनेगा, कितना बनेगा, उसकी कोई योजना कल्पना नहीं थी। तो ये लगा कि ये जो हमारी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, इनमें से जो पानी आता है, मुख्य रूप से तो आदि बद्री, दो खोल है वहाँ, मात्र खोल और बेड़ो खोल। उन मात्र खोल और बेड़ो खोल में भी
ठीक कहा जयराम जी ने, वो थोड़े आगे हिमाचल में ही चली जाती हैं और हिमाचल के अंदर भी हम कई किलोमीटर तक घूम के आए। दोनों तरफ पेड़ हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पानी बहुत थोड़ा है। तो उसमें ये पता लगता है कि जितने ऊंचे पहाड़ ये कटे हुए हैं तो वास्तव में बहुत पानी रहा होगा यहाँ। तो ये विचारा कि यहाँ एक डैम बनाया जाए। तब मैंने मुख्यमंत्री जयराम जी बने तो उन्होंने कहा कि इस विषय के ऊपर हमें काम करना चाहिए। आज जिसका परिणाम निकला और आज हम लोग जो MOU कर रहे हैं तो वहाँ उस पानी को रोक करके, बहुत बड़ा डैम नहीं है वो, छोटा ही डैम बनेगा अभी, क्योंकि जितना पानी पीछे से आता है उतना ही तो डैम बनाना, उससे ज़्यादा बनाने का लाभ नहीं है। लेकिन कुछ जैसे 61 हेक्टेयर मीटर जो है वो हिमाचल के काम आएगा, 160-62 हेक्टेयर 70% तो हरियाणा को पानी मिलेगा। उसको अगर मोटे अर्थों में बताना हो तो लगातार 8-9 महीने, 3 महीने तो पानी पर्याप्त रहता है बरसात के दिनों में, कोई कमी नहीं है। उस डैम के भरने के बाद भी पानी और बचेगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पंचकुला में 198 रोगी परिवहन एम्बुलेंस और 47 मेडिकल मोबाइल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पत्रकारों से बात करते हुए अनिल विज ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों की जरूरतों के अनुसार जल्द ही स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पूरे प्रदेश भर में एक मैपिंग करवाई जाएगी ताकि आवश्यकता अनुसार लोगों को वहां पर सभी स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध करवाया जा सके। भविष्य में हम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सारे हरियाणा की मैपिंग करवाने जा रहे हैं कि कहां पर कितने बेड का अस्पताल चाहिए, कहाँ CSC चाहिए, कहाँ PSC चाहिए, कहाँ पर कितने बेड्स होने चाहिए, इसका भी हम मैपिंग करवाने जा रहे हैं। 47 जो मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हैं वो लॉन्च की गई हैं। ये चलता फिरता अस्पताल है, इसमें सारी सुविधाएं हैं, इसमें लैब भी है, जनरेटर भी है, एयर कंडीशन है ये, और इसमें जो पेशेंट्स के लिए सारी सुविधाएं, फार्मेसी भी है इसमें ऑक्सीजन का भी इंतज़ाम है, सारी सुविधाएं इसमें है। ये हरियाणा के उन क्षेत्रों में जाया करेगी जो हमारे स्वास्थ्य केंद्रों से दूर हैं, ताकि अगर वो लोग नहीं आ सकते तो हम उनके पास जाएं, उनको सेवा प्रदान करने के लिए इन बसों को ऐसी जगहों पर खड़ा किया जाएगा। 198 एम्बुलेंसेस आज हमारे जो एम्बुलेंसेस का बेड़ा है उसमें जोड़ी गई हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सभी लोगों की जुबान पर बीजेपी और योगी का ही नाम है। बीजेपी ने हर प्रदेश में विकास के कार्य करवाए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीजेपी से पहले उत्तर प्रदेश में सड़कों का बहुत बुरा हाल था, अब वहां पर सड़कों का जाल बिछ चुका है। उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू होते ही आज कहीं भी गड्ढे दिखाई नहीं देते। उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव के शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो रहा है। अच्छी कानून व्यवस्था और विकास के नाम पर ही बीजेपी को भारी जन समर्थन मिल रहा है। देखिए, हमारे पार्टी जो है वो कोई अब की बार नहीं, हर बार लगती है और यहाँ पार्टी भी सारा निर्भर होता है। तो जब से मैंने पार्टी ज्वाइन की 1990 से, तब से ड्यूटियां लगती हैं, चाहे हिमाचल का चुनाव हो और चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या उत्तराखंड का चुनाव हो। और पंजाब के चुनाव में जो उस साइड के वर्कर हैं वो पंजाब में, राजस्थान में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं। तो ये हर बार होता है, अब की बार भी उसी प्रकार की ड्यूटियां सभी कार्यकर्ताओं की लग रही है। आने वाले टाइम में हमारी भी ड्यूटियां लगेंगी, हम मिलेंगे। और जहां तक आपने कहा कि भी किस प्रकार की स्थिति रहने वाली है, तो मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें पिछली के मुकाबले में बढ़ेंगी इनकी बार, मेरा मानना है। हालांकि सर्वे चाहे कुछ भी बता रहे, हालांकि सर्वे भी सरकार तो बता रहे और उन्होंने 272 सीटों तक मानी है, पर मेरा मानना है कि जितनी सीटें मैंने पिछली बार ली थी, अब की बार उससे भी ज्यादा सीटें बढ़ेंगी। क्योंकि अब की बार की जो कारगुजारी है सरकार की, वो लोगों ने देख ली कि जिस प्रकार से कानून व्यवस्था, जो सबसे बड़ा प्रश्न था उत्तर प्रदेश का, जिस प्रकार से उसको सॉल्व किया, आज वहां किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं। लोग रात को भी चाहे घूम सकते हैं, अपनी सामान का खेत में भी रहता है तब भी उनको कोई खतरा नहीं। और जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुई, बिजली की बात लगा लो, सड़कों की बात लगा लो, गली नाली की बात लगा लो, तो ये सारी जो मूलभूत आवश्यकता जो किसी भी व्यक्ति के, वो यही है, डेवलपमेंट और सुरक्षा। तो उन दोनों में योगी सरकार जी ने जो काम किया तो वो लाजवाब है और उसके नाम पे अब की बार वोट मिलेगी निश्चित तौर से। सर, यूपी बिल्कुल कोई नाराजगी नहीं। जो धामी जी हैं वो बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, नौजवान हैं
और बेहद पॉपुलर है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां बड़ी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी। हरियाणा के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री संदीप सिंह ने गुलडेहरा से हेलवा जाते हुए सड़क की खस्ता हालत को देखकर अपने काफिले को रुकवाया। इस काफिले को रुकवाकर खेल मंत्री संदीप सिंह ने खुद सड़क का निरीक्षण किया। सड़क की खस्ता हालत को देखकर उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इतना ही नहीं, कार्यकारी अभियंता को आदेश भी दिए कि मौके का निरीक्षण कर पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए और इस रिपोर्ट के बाद निर्माण सामग्री के सैंपल को भी चेक करवाया जाए। इंडिया गेट पर बने अमर जवान ज्योति का अब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलय किया जाएगा। इस विलय के सरकार के फैसले पर 1971 युद्ध के जो दिग्गज और पूर्व थल सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल JBS यादव हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पहले हमारे पास वॉर मेमोरियल नहीं था, अब हमारे पास वॉर मेमोरियल है, इसलिए अब उचित होगा कि वॉर मेमोरियल के अंदर ही अमर जवान ज्योति को मिला दिया जाए। हमारा एक ही नेशनल वॉर मेमोरियल होना चाहिए, मैं इसे सही समझता हूँ। इसके अंदर 1947 से लेकर आज तक जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनके लिए यह उचित सम्मान होगा। उन्होंने आगे कहा, हमारे देश में ये रिवाज और प्रथा बन गई है कि कोई भी सरकार सही काम करने की कोशिश करती है तो उसे पॉलिटिकल एंगल दिया जाता है। मैं समझता हूं कि ये अनुचित है, इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। देश में एक ही नेशनल वॉर मेमोरियल होता है और एक ही जगह पर जवानों को अच्छी तरह से सम्मान मिलना चाहिए। देखिए, जो सरकार का फैसला है मैं उसको सही समझता हूँ, क्योंकि जो इंडिया गेट है वो वॉर मेमोरियल के तौर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो इंडियन सोल्जर्स थे, जो उनकी वीर गति प्राप्त हुई थी, उनकी यादगार में ये बनाया गया था। 1971 की लड़ाई के बाद में जब हमारी गवर्नमेंट ने हमारे योद्धाओं को और हमारे डिफेंस फोर्सेस को ऑनर करने के लिए टेम्परेरीली इस मॉन्यूमेंट के अंदर एक अमर ज्योति के तौर पर एक मेमोरियल बनाने की आज्ञा दी थी, लेकिन उस टाइम पर हमारे पास वॉर मेमोरियल नहीं था, तो इसलिए हमें इसका एक प्रकार से इसी का प्रयोग करना पड़ा। अब हमारे पास एक प्रॉपर वॉर मेमोरियल बन गया है, नेशनल वॉर मेमोरियल, तो ये उचित होगा कि वॉर मेमोरियल के अंदर ही ये अमर ज्योति को मिला दिया जाए और एक ही हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल होना चाहिए, जिसके अंदर 1947 से लेकर और आज तक जितने भी हमारे जो जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त। आजादी के 75वें वर्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर प्रदेश भर में 7,500 स्थानों पर 75 की संख्या में देशभक्त महिला पुरुष एकत्रित होकर नेताजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तिरंगे को सम्मान देकर आजाद हिंद फौज के तराने गाए जाएंगे। आजाद हिंद फौज के जीवित स्वतंत्रता सेनानियों और परिजनों को सम्मानित किया जाएगा और आजादी के वीर योद्धाओं की गौरव गाथाओं पर प्रकाश डाला जाएगा। यह तमाम बातें बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली ने एक आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। तो आजाद हिंद फौज को लेकर आगे चलने वाले एक बड़ा रोल मैं मानती हूँ सुभाष चंद्र बोस जी का। कहीं पर भी अगर किसी राजा की या नेता की फौज अगर कमजोर हो जाए तो अपने आप ही हार मान लेता है। जो आजाद हिंद फौज में वो सैनिक थे जो अंग्रेजों की सेना में थे और प्रथम विश्व युद्ध में जब वो लड़ाई लड़ने गए थे तो जापान ने उनको अपने अंडर रख लिया था, उनको कैद कर लिया था। उनको आज़ाद करके आज़ाद हिंद फौज बनवाना, और मैं ये मानती हूँ कि जब एक राजा की सेना कहीं लगे कि लॉयल्टी हमारे साइड में है तो अपने आप कमजोर होने लग पाएंगे। तो अंग्रेजों को लगा कि हमारी जो सेना है वो हमारे लिए लॉयल नहीं हो रही है, तो डर कर वो पीछे हटे। बहुत सारे कारण और भी थे, लेकिन एक बहुत बड़ा रोल मैं मानती हूँ आज़ाद हिंद फौज का। दूसरी बात, सुभाष चंद्र बोस जी ने प्रिंसली स्टेट जो हमारी रियासतें हैं
उसमें भी बहुत ज़्यादा काम किया। उनका ये मानना था कि जितने लोग उन स्टेट्स में दुखी हैं जो अंग्रेजों के अंडर में हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रवीण अत्रे ने कहा कि देश की आजादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी अहम योगदान रहा है और नेताजी की जो जयंती है वो पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि आगामी 23 जनवरी को प्रदेश में 7,500 स्थानों पर नेताजी की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के तहत प्रत्येक स्थान पर कम से कम 75 लोग उपस्थित रहेंगे और नेताजी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस अवसर पर स्थानीय विधायक सुभाष सुधा, बीजेपी प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी भी उपस्थित रहे। उनकी देश में कितने बड़े स्तर पे स्वीकृति थी, उस संघर्ष को, उस लड़ाई को, उनकी उस गौरव गाथा को प्रदेश के हर घर में पहुंचाया जाए। देखिए, जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, आप सब लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, मुझे लगता है लगभग सभी उस आयु में हैं जो शायद उस वक्त नहीं होंगे, और जो कुछ लोग जिनकी आयु 75 से ज्यादा है, हो सकता है वो आयु की उस अवस्था में होंगे कि उस लड़ाई में लड़ नहीं सके हो। हम लड़ तो नहीं सके, लेकिन हमारा ये दायित्व बन जाता है कि जिन वीर बलिदानियों की वजह से आज हम आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, जिन वीर बलिदानियों ने अपने बलिदान से हमें आजादी दिलवाई, उनके गौरव को बढ़ाएं, उनकी बलिदान पे गर्व करें और उनको याद करते हुए। फतेहाबाद में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए अब जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांव-गांव एक मोबाइल वैन टीम भेजी जा रही है। 31 जनवरी तक जिले भर में ये वैन पानी की गुणवत्ता की जांच करेगी और ग्रामीणों के सामने ही पानी को चेक करके बताएगी कि पानी को पीने के लिए प्रयोग किया जा सकता है या फिर नहीं, या फिर जो पानी वो पी रहे हैं उसकी क्वालिटी का स्तर क्या है। विभाग के उपमंडल अभियंता दीपक कुमार के नेतृत्व में वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विभाग के जिला सहकार शर्मा चंद लाली ने बताया कि जल जीवन मिशन केंद्र सरकार का एक मुख्य प्रोजेक्ट है जिसके तहत हर नल जल मुहैया करवाना उद्देश्य है। ये एक्चुअली हमारे जो जितने भी गांव हैं, सब डिवीज़न के जुडिक्शन में जो भी गांव आ रहे हैं, वहाँ ट्यूबवेल के वाटर की टेस्टिंग कर रहे हैं कि वो पानी पोर्टेबल है। केमिकल एनालिसिस, बैक्टीरियल एनालिसिस उनके किए जा रहे हैं। हर गांव में जा कर के एक एक सैंपल कलेक्ट करेंगे और उनका प्योरली पूरी तरीके से फेयरली रिजल्ट जो है वो हम एनालिसिस करेंगे। तो ये कितने दिन रहेगी वैन? ये हमारे पास 10 दिन रहेगी। कितने गांवों में अपना टारगेट लिया है? अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 100 वी हैव ए टारगेट अबव मोर देन 100।
कोरोना संक्रमण के चलते अंबाला शहर नगर निगम के बाद अब अंबाला कैंट नगर परिषद को भी 25 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। परिषद के अंदर किसी के आने पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है। परिषद के कर्मचारियों को घर में बैठकर काम करने के निर्देश जारी करने के साथ साथ उन्हें अपने मोबाइल खुले रखने के आदेश भी दिए गए हैं। अंबाला कैंट नगर परिषद सचिव राजेश कुमार के अनुसार अंबाला शहर नगर निगम के बाद अब अंबाला कैंट नगर परिषद के कर्मचारियों का भी कोरोना टेस्ट करवाया गया है, जिनमें से कुछ एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अंबाला कैंट नगर परिषद को 25 जनवरी तक पूर्ण रूप से बंद करने के आदेश दिए गए हैं। यहां काम करवाने आने वाले किसी भी व्यक्ति का परिषद के अंदर प्रवेश निषेध फिलहाल कर दिया गया है। सेक्रेटरी म्यूनिसिपल काउंसिल अंबाला सदर, क्योंकि पीछे भी जैसा कि सभी को विदित है कि कोरोना का जो है लहर तेजी से बढ़ रही है, तो उसमें कुछ जैसे कर्मचारी भी की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव उन्होंने टेस्ट करवाए हैं और बाकी भी करवा रहे हैं, तो इसी की सावधानी को देखते हुए अपना जो नगर परिषद कार्यालय है 25 तारीख तक जो पब्लिक डीलिंग है वो बंद की गई है और अपना बाकी सभी जो कर्मचारी ऐसे रोटेशन में वो अपना कार्यालय में उपस्थित हुए। सरकार, हरियाणा सरकार द्वारा जितने भी जो डिफॉल्टर्स प्रॉपर टैक्स वगैरह पेंडिंग लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी टैक्स वगैरह जमा नहीं कराया गया, तो अगर वो एक मुश्त अपना जो है टैक्स प्रॉपर टैक्स जमा कराते हैं तो उनको जो 2010 से लेकर जो 2020-21 तक कंटिन्यू जो उनका सारा ब्याज है वो माफ़ी की अधिसूचना जारी हो चुकी है। और इसलिए अतः सभी नागरिकों से अनुरोध कि वो अपना जिन्होंने अभी तक अपना प्रॉपर टैक्स जमा नहीं करवाया वो इस सुनहरी छूट का अपना लाभ अवश्य उठाए और अपना प्रॉपर। हरियाणा के रेवाड़ी में गुरुवार को कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे के अंदर 359 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। पहली और दूसरी लहर में भी एक दिन में इतने केस नहीं आए थे। कोरोना पॉजिटिव मिले लोगों में 2 को अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा है। जिले में एक्टिव केस का आंकड़ा बढ़कर 879 पर पहुंच गया है। बता दें कि नागरिक अस्पताल के चिकित्सकों समेत 28 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उधर हरियाणा के तोशाम में रोजगार की मांग को लेकर बेरोजगार युवकों की तरफ से जोरदार धरना और प्रदर्शन किया गया है। एक खनन कंपनी के खिलाफ ये प्रदर्शन हुआ है। आपको बता दें, खानक के युवाओं ने खनन करने वाली कंपनी HSIIDC के कार्यालय के बाहर ताला जड़ दिया है। ग्रामीण युवाओं का कहना है कि HSIIDC गांव के युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है। जब तक उन्हें रोजगार का आश्वासन नहीं मिलता तब तक इस ताले को नहीं खोला जाएगा। वहीं चरखी दादरी में आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा पिछले कई महीनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आंगनवाड़ी वर्कर एक बार फिर पूरे शहर भर में प्रदर्शन करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग पीओ कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने पीओ के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर आंगनवाड़ी वर्कर जिला प्रधान सुनीता रामबास ने बताया कि सरकार द्वारा हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है और महिला सशक्तिकरण पर तरह तरह की बयानबाजी की जाती है, लेकिन आज महिलाओं को अपना हक पाने के लिए इतनी सर्दी के मौसम में सड़क पर संघर्ष करना पड़ रहा है। सुनीता रामबास ने बताया कि सरकार द्वारा हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारा धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। मैडम का ज्ञापन सौंपा गया, जो लेटर निकाले थे उनके पूरे जिले के, और एक ही लेटर में हमने मैडम को सौंप दिया कि पूरे जिले की। अगर मैडम अभी प्रेशर बनाएगी तो हम सोमवार को तरी यहीं पे बिछा देंगे दोबारा। बिल्कुल। देश में कोरोना के नए नए वेरिएंट लगातार सामने आ रहे हैं और इसको लेकर तमाम राज्य सरकारें जो है वो भी गंभीर नजर आ रही हैं। यही वजह है कि सभी शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया है, लेकिन शिक्षण संस्थाओं को खोलने के लिए जगह जगह से मांग उठ चुकी है। रोहतक की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों और इंस्टीट्यूट कर्मचारियों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। उनका कहना है कि कोरोना एक बहाना है, शिक्षा ही निशाना है। बहुत सारे प्रोटेस्ट कर चुके हैं अलग अलग जगहों पर,
एक बार पूरे हरियाणा में भी प्रोटेस्ट किया था, हिसार में प्रोटेस्ट किया था, आज रोहतक में प्रोटेस्ट किया है। और अगर शिक्षण संस्थान नहीं खोले गए तो पूरे हरियाणा में इसी प्रकार से प्रोटेस्ट होंगे और जागरूकता रैली फैलाई जाएगी। लोगों के अंदर बीच बीच में जा करके हम लोग जो है इन बातों को फैलाएंगे कि ये जो कोरोना के कारण शिक्षण संस्थान बंद है ये तुरंत प्रभाव से खोलने चाहिए। विकसित देशों की तरफ से, WHO की तरफ से गाइडलाइंस आ गए हैं, ना तो मास्क जरूरी है ना सैनिटाइजर जरूरी है। और ये कोरोना के कारण जो है शिक्षण संस्थान बंद करना ये टोटली अनुचित है, ये तुरंत प्रभाव से खोले जाने चाहिए। महाराष्ट्र में खोले भी जा रहे हैं, राजस्थान में खुले ही हैं, बंद ही नहीं किए गए हैं। तो ये पता नहीं किस प्रकार का कोरोना राजस्थान में नहीं आया, हरियाणा में आ गया, जबकि केसेस जो है बराबर ही है। उसी हिसाब से जो कोई ज्यादा दिक्कत तो है नहीं। पिछली बार जो है राजस्थान के अंदर बंद था, हरियाणा के अंदर खुला था, तो कहीं खोल देते हैं कहीं बंद कर देते हैं। एक भी आदमी, कोई अधिकारी आज तक जो मुझे ये नहीं कहता मिला कि हम जो है आधिकारिक तौर पर ये कह रहे हैं कि ये शिक्षण संस्थान बंद करने से या जो है सोशल डिस्टेंस रखने से या मास्क लगाने से या सैनिटाइजर यूज करने से। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।